नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुबह क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग एग्रोनॉमी का 44वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों से रोज के तरीके से 10 क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि नीमराज सुंडा जी की बुक से लिया गया है, जिसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया भी हूँ। अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, इस समय आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो यहाँ पर ये जो 8 कोर्सेज दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये 8 कोर्सेज आपको पढ़ने को अच्छे से मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। 500 रुपए का पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना है। कैसे भेजोगे? टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम पर जाके सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945। जब वहां पर आप लिखोगे तो वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट मिलेगा। वहां पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है अपने पेमेंट का, और इसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है, जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। मात्र ये दो चीजें प्रोवाइड कराने के बाद हम आपको जो पूरा कोर्स है, जो पूरा सिलेबस है, वो प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कॉमन ब्रेड व्हीट, गेहूं का जो सबसे कॉमन ब्रेड व्हीट होता है, जिसका नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, उसके अंदर क्रोमोसोम कितना पाया जाता है? डिप्लॉयड 2n बराबर 14, टेट्राप्लॉयड 2n बराबर 28, हेक्साप्लॉयड 2n बराबर 42, या ऑक्टाप्लॉयड। पूछा जा रहा है वो होता कैसा है, ट्रिटिकम एस्टिवम कैसा है, डिप्लॉयड है, टेट्राप्लॉयड है, हेक्साप्लॉयड है, या फिर ऑक्टाप्लॉयड है? तो ये कैसा है? जो ट्रिटिकम एस्टिवम है ये हेक्साप्लॉयड है। बोलो तो 6x इक्वल्स टू 2n इक्वल्स टू 42। ठीक, देखो हेक्साप्लॉयड कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6, ये है हेक्साप्लॉयड। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हीट ग्लूटीन, व्हीट का जो ग्लूटीन होता है, गेहूं के अंदर जो ग्लूटीन पाया जाता है, वो उसके अंदर क्या क्या होता है? ग्लियाडिन ओनली, या फिर ग्लियाडिन होता है, या ग्लूटेनिन होता है, या इक्वल पार्ट होता है ग्लियाडिन और ग्लूटीन, या फिर एल्बुमिन और ग्लोबुमिन? इनमें से कौन कौन सी चीज होती है ग्लूटीन के अंदर? गेहूं के अंदर जो ग्लूटीन पाई जाती है वो किस किस चीज से बना होता है? तो वो बना होता है ग्लियाडिन और गुलेटिन, इन दोनों के इक्वल प्रोपोर्शन से बना होता है। आगे बात करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? कौन सी चीज ऐसे करी गई थी जिससे कि ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था? नॉरेन टेंजिन जापान से लाके, या फिर लेरमा रोजा और मैक्सिको से लाके? बोले तो गेहूं का ये जीन लाके, या लेरमा रोजो ये वैरायटी थी जो मैक्सिको की, उसको लाके, कल्याण सोना ये भी सीमेंट में डेवलप करके, या फिर सोनालिका जो आईआरआई से बनाई गई थी, इससे? ये कौन सी ऐसी चीज थी गेहूं में जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था? तो आपका जो ऑप्शन है, लेरमा रोजो, सोनोरा 63 और 64, ये सब वेरायटी मैक्सिको और अमेरिका से लाई गई थी 1963 में। और उसी के बाद से फिर क्या हुआ, उसी के बाद से फिर धीरे धीरे इंडिया में इरिगेशन और अच्छी फैसिलिटीज डेवलप करी गई, और इन्हीं से फिर बाद में ब्रीडिंग कराया गया और अच्छी अच्छी वेरायटी डेवलप करी गई, जिसके बाद फिर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ। ट्रिपल ड्वार्फ व्हीट वेराइटी शुड बी सोन, जो ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटी होती है, उसको कितनी गहराई में बोना चाहिए? 2 से 3 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर, या 5 से 6 सेंटीमीटर? तो जो ट्रिपल जी इंडोर वेराइटी होती है उसको 3 से 4 सेंटीमीटर पे बोना चाहिए। रिड्यूस्ड कोलेप्टाइल लेंथ इन ट्रिपल डॉल्फ हीरा, लिमिटेड इमरजेंस अनलाइक ऑल वेराइटी, जैसे ऑल वेराइटीज जो होती हैं गेहूं की, उसको 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई में बुआई करते हैं। लेकिन जो हीरा वेराइटी है, क्योंकि ये ट्रिपल जी इंडोर वेराइटी है, तो इसको 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोते हैं, मतलब ज्यादा गहराई पे इसको नहीं बुआई करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो कोलियोप्टाइल निकलता है, कोलियोप्टाइल जिसको हम बोलते हैं प्रांकुर, क्या होता है? प्रांकुर। जब सीड जर्मिनेट होता है तो जो ऊपर को भाग जाता है, जिससे जिससे तना बनता है, पत्तियां निकलती हैं, वो प्रांकुर कहलाता है। और नीचे जो जाता है उसको बोलते हैं मूलांकुर। तो ये क्योंकि प्रांकुर इसका छोटा होता है, बोले तो कोलियोप्टाइल इसका छोटा होता है, इसी वजह से इसको थोड़ा सा ऊपर बोया जाएगा। क्योंकि अगर कोलियोप्टाइल छोटा, जैसे मान लो ये सॉइल हो गई, अगर गेहूं यहाँ है और एक गेहूं यहाँ सोइंग करी गई, अब यहाँ से निकलेगा तो कोलियोप्टाइल छोटा रहेगा तो भी निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से जमीन के ऊपर जाना है तो कोलियोप्टाइल बड़ा होना चाहिए।
तो क्योंकि ट्रिपल जीन का कोलेप्टाइल छोटा होता है, इसलिए इसकी जो सोइंग करते हैं थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 3 से 4 सेंटीमीटर पर ही कर देते हैं। जो ड्यूरम वेराइटी है गेहूं की, जिसको ट्रेटिकम ड्यूरम भी कहते हैं, वो डोमिनेंट होता है कहाँ पर ज्यादातर खेती करी जाती है इसका? पंजाब और हरियाणा में, सेंट्रल और साउथ इंडिया में, ईस्ट उत्तर प्रदेश में, या फिर हिमालयन का फुट हिल्स में। यानी कि हिमालय का जो फुट हिल्स है बोले तो उत्तराखंड, और इधर ये हिमालय जो है ना, इधर यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, फिर नेपाल, फिर इधर जाके, तो उसका जो हिमालय का जो तलहटी है, वहां पर खेती करने की बात हो रही है यहाँ पर। यानी कि गंगा और जमुना का जो मैदान है वहां पर। तो इन सब में कौन से जगह पर खेती करी जाती है ट्रिटिकम ड्यूरम की? तो आपका जो ऑप्शन है वो है सेंट्रल और साउथ इंडिया में। सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में ट्रिटिकम ड्यूरम लगभग 12% एरिया पर ग्रो किया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है? इससे बनाया जाता है सूजी। ट्रिटिकम ड्यूरम जो वैरायटी है गेहूं की, इससे सूजी बनता है, फिर जिससे आगे चलकर हलवा बनाया जाता है। पंजाब से हाई व्हीट प्रोडक्टिविटी लगभग 45 कुंटल पर हेक्टेयर इज प्राइमरी ड्यू टू। 45 कुंटल पर हेक्टेयर गेहूं का जो प्रोडक्शन होता है पंजाब में, ये क्यों होता है? अर्ली सोइंग की वजह से, कि इरिगेशन कवरेज 100% है, या ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से, या इंटरक्रॉपिंग ऑफ मस्टर्ड की वजह से? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है 100% इरिगेशन कवरेज है। पंजाब में गेहूं में 4 से 5 पानी की सिंचाई करने की व्यवस्था होती है, जिसमें पहली सिंचाई CRI स्टेज में करते हैं, दूसरी सिंचाई टिलरिंग स्टेज में, तीसरी सिंचाई फ्लावरिंग में, और चौथी सिंचाई मिल्किंग में। ये 4 सिंचाई करते हैं। इसकी वजह से वहां पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वरना और दूसरे एरिया में देखो तो 10 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर ही उत्पादन होता है, और यहाँ पर 45 क्विंटल हो जा रहा है, लगभग 3 से 4 गुना से भी ज्यादा। फ्लेरिस माइनर डेवलप्ड रेजिस्टेंट टू आइसोप्रोटोरान फर्स्ट रिपोर्टेड। आइसोप्रोटोरान फ्लेरिस माइनर में काम नहीं करता है, यह सबसे पहली बार किसने रिपोर्ट किया, मतलब कहाँ रिपोर्ट किया गया था? लुधियाना में, हिसार में, पंतनगर में, या फिर जबलपुर मध्य प्रदेश में? तो ये हिसार में के मलिक थे, R K मलिक, 1995 में इन्होंने डॉक्यूमेंट किया था कि यहाँ पर जो वीट है उसमें लगभग 15 साल तक लगातार आइसोप्रोट्यूरान यूज करने की वजह से यहाँ पर जो फ्लेरिस माइनर का खरपतवार है, ये अब इससे नहीं जा रहा है। तो आइसोप्रोट्यूरान से नहीं जा रहा है, तो फिर कौन सा डालोगे? सल्फोसल्फ्यूरान डालोगे। पिछले वाले जो लेक्चर था, मैंने पिछले वाले जो एपिसोड था बोले तो एपिसोड 43, उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था। कुछ वेराइटी इज प्रिफर्ड फॉर ब्रेड मेकिंग के लिए कौन सी वेरायटी अच्छी होती है? WH 147, DBW 17, C 306, या K 65? तो आपका जो राइट आंसर है वो है DBW 17। DBW 17 जो होता है स्ट्रांग होती है, इसके अंदर ग्लूटीन लगभग 12 से 14% तक प्रोटीन होता है, इस वजह से इसको बहुत अच्छा माना जाता है ब्रेड बनाने के लिए। ऑप्टिमल सोइंग टाइम फॉर इरिगेटेड व्हीट। अगर इरिगेटेड कंडीशन में हमको सिंचाई की व्यवस्था बहुत उपलब्ध है, तो हमको गेहूं की सिंचाई कब करनी चाहिए? फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ नवंबर, सेकंड फोर्थ नाइट ऑफ दिसंबर, या फिर जनवरी? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ अक्टूबर, बोले नवंबर। बोले तो 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच में, जो नवंबर का पहला पखवाड़ा होता है, इसमें सोइंग करी जाती है, क्योंकि इसमें 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल जाता है। और बाद में मार्च अप्रैल में जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो मिल्किंग वाली स्टेज में जो सूखने लगता है टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से, वो वाली व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो हमारा जो गेहूं है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इन रेन फेड व्हीट फुल NPK शुड बी अप्लाइड। जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो हम देते हैं वो कैसे देते हैं? CRI स्टेज में, स्प्लिट इन 2 डोज में, बिफोर सोइंग, या एट फ्लावरिंग? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका बिफोर सोइंग, सोइंग में ही दे देते हैं। अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। NPK ये जो है ये फुल दे देंगे, ठीक। जो के है ये भी फुल दे देंगे, यानी कि फास्फोरस और पोटास जितना है सोइंग से पहले ही दे देते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन है इसको 3 भाग में बांट लेंगे। हमको ये 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है, तो हम 40 किलोग्राम सोइंग पे देंगे, यानी कि इन दोनों के साथ मिला के। इसके बाद 40 किलोग्राम CRI स्टेज के बाद देंगे, और इसके बाद मिल्किंग स्टेज में या फिर बीच में
एक बार और फ्लावरिंग से पहले दे देंगे, फ्लावरिंग से काफी ज्यादा पहले, लगभग 10-12 दिन 20 दिन पहले दे देंगे। तो ये 3 बार देते हैं, 40-40 और फिर 40, इस तरीके से 120 किलो जो है वो 3 बार में देते हैं। एक बार बेसल डोज के रूप में और 2 बार टॉप ड्रेसिंग में देते हैं। तो 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। वीडियो पसंद आया हो तो फाइनेंशियली सपोर्ट जरूर करिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सपोर्ट करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।